नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉगी क्लासेस में। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 50 तक कर लिया था। आज के वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्न देखेंगे। हमारे सामने है प्रश्न संख्या 52। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरेश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। ये पंक्ति हमारी देखते ही पता चल रहा है, ये पंक्ति है साकेत की। आगे चलते हैं। भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर आधारित है। तो हमने तमस पढ़ ही रखा होगा सबने, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे इसमें सिलेबस में लगा हुआ है। तो इसमें इन ऑप्शनों में दो चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, क्योंकि इस उपन्यास में एक तो विभाजन की त्रासदी है और दूसरा है सांप्रदायिक विद्वेष। सामाजिक विषमता है, लेकिन मतलब मुख्य बिंदु के तौर पे हम उसे नहीं ले सकते, और स्त्री विमर्श जैसी कोई भी चीज़ इसमें नहीं है। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है 1977 में ये प्रकाशित हुआ था। आगे चलते हैं। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो इसका जो सही अनुक्रम है वो परीक्षा गुरु 1882 में श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा हुआ था, गोदान 1936, शेखर एक जीवनी पहला भाग 40 और दूसरा भाग 44, और तमस 1973। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सही उत्तर है वो है ए। आगे चलते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं कारक। आगे चलते हैं। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य जो है वो है शमशान। अंधेर नगरी नाटक सभी ने पढ़ा होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि जो भी टेक्स्ट लगा हुआ है वो एक बार पढ़ना बहुत ही ज़रूरी रहता है, तभी हमारा नेट वगैरह क्लियर हो सकता है। तो अगर नहीं भी पढ़ा है तो ये इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और थोड़े इंटरेस्टिंग भी हैं, तो इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगे का हमारा प्रश्न है। जय पंखे के नियर होय कहे विरह की बात, सोई पंखी जाय जरी तरवर होय निपात। ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में व्यक्त भाव की विशेषता है। तो इसमें जो विशेषता है वो है, इसमें संत्रास युक्त श्रृंगार के कारण स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना नहीं हुई है। तो पंक्ति जब हम पढ़ते हैं तभी हमें पता चल गया है, क्योंकि स्वाभाविक प्रेम तो इन पंक्तियों में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। वाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, वैशाली की नगर वधू और टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो जो ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है वो है सिर्फ टेढ़े मेढ़े रास्ते, जो 1946 में भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। और बाकी के जो उपन्यास है, वाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में हजारी प्रसाद जी ने लिखा था, पुनर्नवा 1973 में हजारी प्रसाद जी ने लिखा था, और वैशाली की नगर वधू 1949 में चतुर्सेन शास्त्री जी ने लिखा था। आगे चलते हैं। आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है। तो आनंदवर्धन ने जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें, वो उस चीज़ को उन्होंने उस तत्व को ध्वनि कहा है। धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ध्यान देने वाली इन प्रश्नों में होती है, नहीं लगा हुआ है, क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन में है वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं, ऐसा नहीं है। वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर कवि हैं। वे कैशोर भावुकता के लेखक हैं। वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। तो बाकी के जो नीचे के जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हैं। तो जो हमारा ऑप्शन बनता है वो सिर्फ एक ही होगा, वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं। तो ये उनके बारे में तथ्य सही नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा उत्तर बनेगा। श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं। तो मुक्तिबोध के जो कथन हैं वो हैं ए, ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है, और श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है। श्रद्धा
में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा था। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा बी। आगे चलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? तो जो प्रथम प्रोफेसर थे वो थे गिलक्राइस्ट। इसकी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 को हुई थी और जो तत्कालीन गवर्नर थे वो थे जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, ये लिखा हुआ है। और कुछ लोगों ने इस संस्थान को भारत के आधार पर भारत के लोगों को बांटने का खेल का अड्डा माना है। ये हम इस चर्चा में नहीं जाएंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से व्यंग्य रचना कौन सी है? तो निम्नलिखित में से व्यंग्य रचना है वो है जीप पर सवार इल्लियाँ और दूसरी जो है वो है अपनी अपनी बीमारी। ये दो रचनाएं व्यंग्य की हैं। तो अब ये हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा? ये बनेगा डी। बी और सी ऑप्शन इसमें ठीक है। आगे चलते हैं। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? तो उर्वशी पर लिखी गई समीक्षा जो थी भगवत शरण उपाध्याय जी ने जो लिखी थी उससे विवाद उत्पन्न हो गया था। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक होगा। जमीन पक रही है किसकी कविता संग्रह है? जमीन पक रही है ये हमारा केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो ये जो हमारा इनकी कविता संग्रह है वो है केदारनाथ सिंह जी का। इनके जो अन्य कविता संग्रह हैं वो है अभी बिल्कुल अभी, तौस्ता। एक बार आप देख लीजिए इनके कौन कौन से कविता संग्रह हैं, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी मेन चीज़ें हमें पता होनी ही चाहिए क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। आगे चलते हैं। किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास थे? तो ये बहुत ही फेमस है वाक्य, तो ये सबको ही पता होगा। ये कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आगे चलते हैं। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ, न न्याय और न कला जो काव्य का अंग न बन सके? तो ऐसा कहा था भामा ने। ये हमारा ऑप्शन सही होगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है? तो जो हमारा सही अनुक्रम होगा वो होगा, सबसे पहले होगा कुकुरमुत्ता, फिर विष्णुप्रिया, फिर आंगन के पार द्वार और चांद का मुंह टेढ़ा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा बनेगा ऑप्शन वो होगा, एक मिनट, कुकुरमुत्ता, विष्णुप्रिया, आंगन के पार द्वार, बी ऑप्शन हमारा सही है। एक बार इनके प्रकाशन काल देख लीजिए। कुकुरमुत्ता 1942 में लिखा था, विष्णुप्रिया 1957, आंगन के पार द्वार 1961 और चांद का मुंह टेढ़ा 1964। आगे चलते हैं। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से निकला है, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता और सिद्धों की बानियाँ सांकेतिक नहीं हैं। तो जो हमारा ऑप्शन है वो है, वो होगा हमारा ए और होगा सी। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, ये बात बिल्कुल ठीक है। और सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ये रामचंद्र शुक्ल जी के दो वाक्य हैं। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला, ऐसा कहीं नहीं है। और सिद्धों की बानियाँ सांकेतिक नहीं है, ऐसा भी रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं कहा है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ए और सी सही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बनेगा ए। आगे चलते हैं। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है? तो अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने की है। एक तो होगी धर्मपरक और दूसरी होगी कलापरक। राजनीतिक ऐसा कहीं नहीं है, धर्मपरक और कलापरक। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर दिख रहा है ए और सी। आगे चलते हैं। रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? तो जो सही अनुक्रम है वो है सरहपा, लुइपा, पुष्पदंत और अधिमान। तो इनके अकॉर्डिंग जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी। ये हमारा सही
ऑप्शन है। इनके समय आप एक बार देख लीजिएगा, अगर जैसे हमें याद नहीं रहता है तो हम एक बार क्रम से रख लेते हैं सारे रचनाकारों को, तो हमें याद रहता है कि पहले कौन से थे और बाद में कौन से थे। तो इसके लिए हमें नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हमें ये क्रम से बिना रट्टा मारे भी याद रहते हैं। आगे चलते हैं। ये लिखा, एक मिनट, ये प्रश्न संख्या 73, यहाँ पर वर्तनी का गलत प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? तो ये विचार है रामचंद्र शुक्ल जी का। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 74, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी? तो अनुच्छेद 348 में लिखा है कि उच्च न्यायालय और न्यायालय में जो भी कार्यवाहियां होंगी वो होंगी इंग्लिश में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों का सही क्रम है। यहाँ पर ये सारे पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के जो मुख्य मुख्य ग्रंथ हैं उनके नाम दे रखे हैं और उनका सही क्रम पूछा है। तो दोस्तों, हमें ये ग्रंथों के क्रम तो याद शायद नहीं होंगे, लेकिन जो इनका क्रम पूछा गया है वो बहुत ही आसान है। रचनाकारों के जो समय है उसी के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो सबसे पहले आते हैं अरस्तु, फिर कॉलरिज, क्रोचे और टी.एस. इलियट। तो जो हमारा उत्तर है वो है बी हमारा सही ऑप्शन बनेगा। पोइटिक्स, लिटरेरिया बायोग्राफिया, एस्थेटिक और सीक्रेट वुड। पोइटिक्स अरस्तु की है, लिटरेरिया बायोग्राफिया कॉलरिज की है और एस्थेटिक क्रोचे की है और द सीक्रेट वुड इलियट की रचना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बनेगा बी। आगे चलते हैं। आधुनिकता एक अंतर और अंतहीन प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन संशयों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। तो ये जो ऑप्शन है वो है हमारा, दोनों ही सही है, स्थापना भी और तर्क भी। मैं कहता हूँ आँखें की देखी, तू कहता कागज की लिखी, इस काव्य पंक्ति का आशय है प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है। प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है और स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तो ये हमारा ऑप्शन देखते ही पता चल रहा है कि यही वाला ऑप्शन बनेगा, क्योंकि बाकी सारे तर्कसंगत नहीं हैं। आगे चलते हैं। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए यह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल और अद्वैत और नश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? ये कभी कभी ना जो नेट की वो है तो उनमें कुछ प्रश्न गलत भी हो जाती है। ये प्रश्न का मतलब है कि ये संवाद किसका किसके प्रति है। ये संवाद होना चाहिए था मल्लिका का कालिदास के प्रति, लेकिन जो ऑप्शन सही माना गया है वो है सी, मल्लिका का अंबिका के प्रति। जबकि ऐसा है कि मल्लिका यहाँ पर अंबिका से कह रही होती है, लेकिन जो बात चल रही है वो मल्लिका बोल रही है कालिदास के प्रति। तो ये एक्सेप्शनल कुछ हो जाते हैं प्रश्न, इनको हमें अलग से ध्यान में रखना पड़ता है। आगे चलते हैं। मिथिकीय कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रेमथ्यु गाथा धर्मवीर भारती की है और जय भारत मैथिली शरण गुप्त की, आत्मजयी कुंवर नारायण की और एक संशय की रात नरेश मेहता जी की। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा उत्तर बनेगा वो होगा ए। सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है? तो ये हमारी देवरानी जेठानी की कहानी में उल्लेखित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं है?
तो जो हमारा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर जो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, चक्रव्यूह और परिशिष्ट, ये उपन्यास जो हैं वो विदेशी परिवेश पर आधारित नहीं है, जबकि वेदिन और सफ़र के साथी विदेशी परिवेश पर आधारित हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा उत्तर बनेगा वो बनेगा ए और बी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। एक बार इसके बता देती हूँ मैं। जो परिशिष्ट है वो गिरिराज किशोर जी का उपन्यास है और यह तकनीकी संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण इसमें किया गया है, तथा चक्रव्यूह कुंवर नारायण सिंह का काव्य संग्रह है और वेदिन निर्मल वर्मा का तथा सफ़र के साथी सुनीता जैन का उपन्यास है जो विदेशी परिवेश पर आधारित है। आगे चलते हैं। नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? तो नीत्शे का संबंध अस्तित्ववाद से है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा डी। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है, तो जो आपका बंटी है वो तलाकशुदा माता पिता के परिवेश पर आधारित उपन्यास है, जो कि उन्होंने लिखा था मनु भंडारी जी ने। जो महाभोज है उसका प्रकाशन काल है 1979 और अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश जी का है 1961 में लिखा था। शेखर एक जीवनी अगे ने लिखा था 1940 में और दूसरा भाग 44 में, और आपका बंटी 1971 में। आगे, काव्य का सर्वस्व अलंकार है क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है। तो जो हमारा ऑप्शन है, दोनों ही तर्क गलत हैं, तो सी हमारा आंसर बनेगा। आगे चलते हैं। इनमें से कौन से अलंकार सादृश्य मूलक हैं? तो जो ऑप्शन है वो है बी व्यतिरेक और सी उत्प्रेक्षा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा बनेगा वो बनेगा सी, बी और सी। व्यतिरेक जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है, और उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मानो, मानहु, मनहु, ये शब्द उसमें दिखाई देते हैं।